दोस्तों, जिसका सर हाथी का हो, जिसके सर पर अपना सर न होते हुए हाथी का मस्तिष्क हो, और उस मस्तिष्क का इतना जबरदस्त भार लेके वो चले, क्या ऐसे बंदे का वाहन कोई चूहा हो सकता है? लेकिन चूहा है वाहन, ये हम लोग जानते हैं, ये कथा ही है। और हम लोग शिल्पों में कितनी बार देखते हैं, कितने मंदिर है, प्राचीन मंदिर जहां पे हमें दिखाई देता है गणेश जी की मूर्ति है, मस्तक हाथी का और वाहन चूहा है। तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने, जो असल में प्राचीन में जो कथा लिखी गई थी, किसी ने उसमें बदलाव कर दिया? ऐसे कम्युनिस्ट, मतलब जेएनयू हम लोग देखते ना, जेएनयू नाम की जो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें यही तो होता है। लोग रिसर्च के तौर पे हिंदू धर्म की अलग अलग किताबें निकालते हैं और फिर उस कथे का जैसे मन चाहा अर्थ निकाल के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मतलब पता नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बोलना नहीं चाहता, इतने घटिया इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं कि सुन के शर्म आ जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने, जेएनयू के किसी बंदे ने कथा लिख दी? खैर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जेएनयू तो बहुत है ना, कल की बात है, ये आजकल के लौंडे। हमारा साहित्य लिखा गया था 4000, 5000, 6000 साल पुराना। तो ऐसा कैसे हुआ कि मस्तक हाथी का है लेकिन वाहन चूहा है? तो इन सब का अर्थ क्या है, इन सब का मतलब क्या है? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सुयोग और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, असल में पॉइंट क्या है कि हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं, और हमारे देश में नहीं, बाहर के देशों में भी होते हैं, लेकिन हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारत की परंपरा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यथार्थ में देखते, हर एक चीज को बस यथार्थ में देखते हैं। अगर उनको बोला जाए कि ये ऐसा है तो वो वैसा ही मानते हैं। यथार्थ का मतलब कैसा, मैं किस लिहाज से बोल रहा हूं, किस मतलब से बोल रहा हूं? तो अगर मैंने अपने घर से कार निकाली और मेरे घर से 3 किलोमीटर आगे जाकर मैंने एक बोर्ड देखा, जिस बोर्ड पे लिखा है मुंबई, और एक बाण बना हुआ है, एरो बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो एरो मुझे दिखा था इस रास्ते से जाओगे तो आप मुंबई जाओगे, मुंबई जाना है तो इस रास्ते से जाओ। लेकिन मैंने वहां पे मुंबई पढ़ा, क्या वहां पे मुंबई लिखा है? मुंबई लिखा है। मुझे कहां जाना है? मुंबई जाना है। मैं वहीं पे रुक गया, मैंने बोला भाई मैं तो पहुंच गया मुंबई। प्रॉब्लम यह है कि ये मेरी बेवकूफी है कि मैंने समझ नहीं पाया। मुझे यहां पे रुकना नहीं था, मुझे मुंबई में जाके रुकना था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुंबई का नाम पढ़ते मैं वहां पे रुक गया, मुझे लगा यही मुंबई है। यथार्थ में ऐसा होता है कि लोगों को बताया जाता है कि किसी का मस्तक जो है ना वो हाथी का है, और उसका वाहन जो है वो चूहा है, और उसको मोदक बहुत पसंद है। तो इतना ही देखा जाता है, और उसी की मूर्ति बना के उसी रूपक को पूजा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं। मैं लोगों को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं बता रहा हूं ये इनकम्प्लीट है। असल में ये कुछ बात और है। जैसे मुंबई लिखने के बावजूद वहां पे जो एरो था वो किसी दिशा में पॉइंट कर रहा था, आपको उस दिशा से जाना था। वैसे ही ये जो सारे जो रूपक बने हुए हैं, जो कथाएं बनी हुई है, वो किसी अलग रियलिटी की तरफ इशारा कर रही है, और हम उस इशारे को समझ नहीं रहे। तो ये क्या है इशारा? क्या बताने की कोशिश हो रही है? क्या कोई बता सकता है? मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, क्योंकि मैं खुद ही जानना चाहता था, और मैं खुद ही हमेशा से मेरी ऐसी मंशा थी कि मैं इस चीज को समर्पित होकर जान सकूं। मतलब इस चीज, मतलब दुनिया की सारी, और जो बहुत गूढ़ तरह से, बहुत ही मिस्टिक तरह से जो रचनाएं हैं, उनके पीछे जो सत्य छुपा हुआ है, वो सत्य को मैं जानूं। ये मेरी बचपन से हमेशा प्रेरणा थी, शायद ये पैदाइशी थी,
शायद इसी के साथ मैं पैदा हुआ था, इसलिए मैं इसके बारे में खोजने की कोशिश कभी कभी करता हूँ। कभी भी मेरी पुरानी कोशिश बाद में रंग लाती है, मुझे पता चल जाता है। तो क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को। दोस्तों, गणपति देवता है किसकी? गणेश जी किस चीज की देवता है? वो बुद्धि की देवता है। तो जो बुद्धि की देवता है, उनके लिए मस्तिष्क के तौर पर किसी हाथी का सिर लगा होना ऊपर, ये इंडिकेट करता है बहुत बड़ी है। मतलब हमारा जो सिर होता है उससे हाथी का सिर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जो हाथी का बहुत बड़ा सिर है, ये एक रूपक है कि इसे आदमी के ऊपर हाथी का सिर फिट भी नहीं हो सकता, और वो सहन करने वाला, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में कितना जोर चाहिए कि आप हाथी का सिर उठा सको। तो ये मतलब एक जानबूझ के की हुई कथा है, और ऊपर हाथी का सिर है, लेकिन वाहन आपका चूहा है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। जो हाथी का सिर उठा सकता है, उसके अपने शरीर में कितनी शक्ति होगी, उसका अपना शरीर कितना बड़ा होगा, क्या वो शरीर चूहे के ऊपर बैठ भी पाएगा? एक छोड़ो 100 चूहों को मिलके आप वाहन बनाओ तो भी आप नहीं बैठ पाओगे, और वो आपको लेके नहीं जा पाएंगे कहीं। तो इस चीज को यथार्थ में लेना, मतलब वहीं पे जिस बोर्ड पे मुंबई लिखा है वहीं पे मुंबई समझ के रुक जाना, इतनी बेवकूफी है। आप यहां तक आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे आप रुकोगे तो आप गलत कर लोगे। आपको ढूंढना है कि ये चीज कहीं पॉइंट कर रही है, तो वहां पे आपको जाने की जरूरत है। वहां पे शायद बहुत बड़ा और बड़ा ज्ञान मिलेगा। हमारा मतलब भारत की हिंदू धर्म की सनातन की परंपरा है, हजारों सालों की परंपरा के हम लोग फ्री में ज्ञान नहीं देते। हम लोग उतना ही बताते हैं जितना आप समझ पाओ, और वो भी इंटरेस्टिंग बना के बता दें। तो आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि उसका सर तो हाथी का है, लेकिन उसका वाहन चूहे का है। तो बच्चे बहुत हंसते हैं। वो हंसते इसलिए उनको पता है ये असल में हो नहीं सकता। उनमें से कोई, किसी और में से कोई बुद्धिमान निकल के आ जाओ, बोलेगा अगर जो असल में हो नहीं सकता उसको दिखाने की जरूरत क्यों है? क्या कोशिश है इसके पीछे? क्या कोई प्रयास है? कुछ और बताने का प्रयास है? तो ये सारा का सारा जो है ना, इसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र उस चीज का नाम है कि जिन लोगों को रुचि बहुत थी, जिनका इंटरेस्ट बहुत था कि हम लोग जाने, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाए किसी न किसी कारण से। उनकी जो प्रज्ञा थी, उनकी जो जिज्ञासा थी, वो कहीं ना कहीं अटक गई। ऐसा नहीं था कि कम था, शायद किसी का कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिज्ञासा कम थी, लेकिन वो फंस गए कहीं ना कहीं। मतलब लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है, उसकी वजह से वो अटक गए। तो फिर क्या हुआ? वो उसके आगे पहुंच नहीं पाए। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो जो दर्शन शास्त्र है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत की प्राचीन परंपरा है, और सिर्फ हिंदू और सनातन धर्म ने उसको बहुत ग्लोरीफाई, बहुत बड़ा स्टेटस दिया है दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र आपको किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं बताता। दर्शन शास्त्र आपको बताता है कि ये सारे महान तत्व आप ही के अंदर है, आप ही के साथ है, आप उन्हीं से बने हो, वो आप ही से चलते हैं। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पाना है बाहर जाके, जो है आपके साथ ही, आपके अंदर ही, आपके साथ हमेशा ही था, उसी को आप समझ पाओगे। दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ डिस्कवरी। ये अपने आप की खोज है, अपने आप की समझ है, और हम सबके भीतर ये सब कुछ सारी है पॉसिबिलिटीज। तो अब इसके बारे में और प्रस्तावना देने से बेहतर होगा कि हम लोग इस बारे में डायरेक्टली बात करें। तो बहुत बड़ा मस्तिष्क
हाथी का सर और वाहन चूहे का, ये क्या बताता है? तो एक गणपति गणेश जी जो है, ये किस चीज की देवता है? वो है बुद्धि की। बुद्धि बेसिकली काम करती है हमारे मस्तिष्क मतलब दिमाग के ऊपर, दिमाग के साथ ये काम करती है। और दिमाग के साथ जो काम करती है, दिमाग कैसे काम करता है? तो आपने किसी चीज को हाथ लगा लिया, उस चीज को हाथ लगाने के बाद उसका सेंसेशन क्या है? जैसे मैंने अपने बालों को हाथ लगाया, अब मैं बाहर से आया हूं, थोड़ी सी बारिश हो रही थी पहले, अब बारिश बहुत कम हो चुकी है और मेरे बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं लेकिन थोड़ा ठंडक है। अब ये ठंडक मुझे कैसे पता चल रही है? तो मैंने हाथ लगाया तो मुझे ठंडक का एहसास हो रहा है। कैसे एहसास हो रहा है? मेरे हाथ ने जो सेंस किया है, यहां से ये संदेश मेरे दिमाग तक आ रहा है। ये संदेश लाने वाले जो बंदे हैं, उन सबका नाम होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन दिखने में किसी चूहे के जैसे एग्जैक्टली नहीं लगते, लेकिन न्यूरॉन का बिहेवियर किसी चूहे के जैसा होता है। अगर आपने अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग की साइज को हाथी मान लिया, तो हाथी और चूहे के साइज में जो प्रपोर्शन बनेगा, उतना ही प्रपोर्शन होगा आपके दिमाग और एक न्यूरॉन की साइज में। हालांकि न्यूरॉन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन वो जो है ना एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। तो अपनी लाइफ में जो प्राणी देखते हो, जो प्राणी है, कोई कीटक नहीं, कोई मुंगी, कोई चींटी या कोई ऐसे नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्राणी है कि जो एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जा सकता है। क्योंकि चींटी, हम लोग चींटी का एग्जांपल ले सकते हैं, वो बहुत धीरे से चलती है। हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन के थ्रू जो संदेश आता है हमारे में, बहुत फास्ट आता है। तो उसके लिए ऐसा कोई प्राणी ढूंढना पड़ेगा जो बहुत छोटा भी है लेकिन बेहद तेजी से चलता है। तो उसके लिए लिया है चूहा। तो अगर चूहा लिया, दिमाग उससे बहुत बड़ा है, तो उसको हाथी के तौर पे ले लिया। लेकिन असल में बात यह है ना कि न्यूरॉन बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन उस न्यूरॉन के सहारे ही दिमाग को पता चलता है हो क्या रहा है। और वो होने के बाद अगर दिमाग को लगे कि भैया हाथ जहां पे रखा है वो चीज गर्म है, खींच ले पीछे, तो दिमाग जो संदेश भेजता है वो भी न्यूरॉन्स के जरिए ही भेजता है। न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, एक सेंसरी, मतलब वो सेंसेशन मतलब संवेदना की बात करेंगे, ठंडा है, गर्म है, हाँ चुभता है, या फिर हाथ लगाने बहुत सुंदर और स्मूथ लगता है, बहुत मुलायम है या बहुत खड़बूड़ा है, खुरदरिया है। ये सारी चीजों के सेंसेशंस आपके स्किन के ऊपर, आपके त्वचा के ऊपर जो होते हैं, वो न्यूरॉन के जरिए जाते हैं। इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो सिर्फ संवेदना या सेंसेशन की बात करता है। लेकिन एक और टाइप ऑफ न्यूरॉन है जो मोटर होता है। मोटर मतलब एक्शन जनरेट करने वाला, मोशन जनरेट करने वाला। तो जो मोशन जनरेट करता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन आपको ये संदेश भेजता है कि हाथ पीछे खींच लो भाई, ये डेंजरस है। तो उसने बहुत गर्म चीज को हाथ लगाया तो आपको हाँ हाथ पीछे खींच लोगे। इन सारी चीजों के लिए या तो आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपका ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, या आपका मस्तिष्क, इन दोनों में से कोई एक काम करता रहता है और वो उस तरह से उसको अपने आप को मैनेज करते हैं ताकि सर्वाइवल एकदम सेफ रहे। तो मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को जो रूपक दिया गया वो है किसी हाथी के सर का, और वो जिस तरह से काम करता है उसके लिए सबसे एलिमेंट्री, सबसे महत्वपूर्ण जो बंदा है, किसी बड़ी पार्टी में होता है ना, बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा नेता होता है, लेकिन उसके ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो घर घर में जाके उसका संदेश पहुंचाते हैं, उनको फुट सोल्जर्स कहा जाता है। फुट सोल्जर्स बहुत छोटा होता है, लेकिन बंदा जो नेता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका स्टेचर बड़ा होता है, उसका नाम बड़ा होता है। फुट सोल्जर्स को इंटरनेशनली कोई नहीं जानता, उसके गली में, उसके गली छोड़ दो तो 4 गली छोड़ के उसको कोई नहीं जानता होगा। नेता को दुनिया में लोग पहचानते हैं, लेकिन ये जो नेता का बहुत बड़ा स्टेटस है वो चलता छोटे फुट सोल्जर्स पे ही है। हमारे दिमाग के लिए फुट सोल्जर जो है वो सोल्जर है न्यूरॉन, और वो दिखाने के लिए इसको बनाया गया है कि ये हाथी है
और न्यूरॉन एक चूहा है। तो चूहा ही क्यों? क्या कोई सांप नहीं हो सकता? कोई छिपकली हो सकती है, कोई गिरगिट हो सकता है, कोई चींटी हो सकती। चींटी तो कितनी छोटी होती है, लेकिन चींटी बहुत धीरे से चलती है, हम लोग बात कर चुके हैं। तो न्यूरॉन चाहिए, और मतलब न्यूरॉन के लिए मतलब चींटी तो नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। चूहा इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि छिपकली जो होती है वो दीवार के ऊपर जाती है, तो उसे फुट सोल्जर्स तो नहीं कहा जा सकता ना, वो जमीन के ऊपर तो नहीं जा रही है। जा सकती है लेकिन बहुत कम बार जाती है। दूसरा, वो जो असल में वो जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, लिजर्ड, मतलब नहीं गार्डन लिजर्ड, मतलब उसको क्या कहते हैं, वो गिरगिट। गिरगिट एक तो रंग बदलता है, दूसरा वो हमेशा ही आपको मिलेगा। इंग्लिश में उसका नाम ही गार्डन लिजर्ड है, मतलब वो हमेशा ही बाग में ही मिलेगा। तो हम लोग ऐसे कोई रूपक नहीं बना बाग में होगा वगैरह, हरियाली वगैरह, नहीं 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 नहीं। तो हमने जो कमरा बनाया है, उस कमरे में सेंटर में से कभी चूहा जाते हुए आपने देखा नहीं होगा। देखा होगा 2 3 4 बार पूरी जिंदगी में, लेकिन कमरे की जो दीवार होती है, उस दीवार से सट के जमीन के मतलब जमीन में रेंगते हुए या भागते हुए आपको चूहा दिखाई देगा, लेकिन वो हमेशा ही बहुत बहुत ज्यादा पास होता है दीवार के, क्योंकि वो एज से जाता है। एज जो कोना है, उस कोने में से निकलता है वो हमेशा, जल्दी से पतली गली से निकलने का वो फील है। हमारे न्यूरॉन्स भी हमारे शरीर के एज के साथ जुड़े। एज मतलब हमारे शरीर का आखिरी हिस्सा क्या है? स्किन, हमारी त्वचा। त्वचा के बाहर हमारा शरीर खत्म हो जाता है। मन, हमारी चेतना बाहर एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन त्वचा के बाहर शरीर नहीं होता, शरीर खत्म हो जाता है, फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है। तो न्यूरॉन का जो पूरा नेटवर्क है वो स्किन के अलोंग सबसे ज्यादा होता है, त्वचा के आसपास। इसलिए आप त्वचा में कहीं भी कोई भी चीज को पॉइंट करो ना, तो आपको तुरंत उसकी संवेदना होती है, क्योंकि त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हमेशा होते हैं चेक करने के लिए। ये प्रोटेक्शन के लिए है कि बाहर से कोई भी चीज आपको हर्ट ना कर पाए, टच ना कर पाए, पेनिट्रेट ना कर पाए। ऐसा ना हो कि मार के चला गया, पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत केयरफुली ये डिजाइन किया हुआ है। तो वो सारे न्यूरॉन्स जो है, ये हमारे शरीर में हमेशा ऐसे पूरे के पूरे हमारे त्वचा के अलोंग फैले हुए हैं, और वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करते हैं कि कोई भी आ गया, कोई भी ऐसा संकट आ गया कि हमें, हमारे शरीर को वो भेद सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, अंदर घुस सकता है, काट सकता है, तो उसके काटने की संवेदना तुरंत पहुंचे। ये काम न्यूरॉन्स करते हैं, जिनको चूहे के जैसा बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी वो संदेश पहुंचाएंगे, और फिर दिमाग उसके ऊपर काम करके अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के पूरे स्किन के ऊपर, त्वचा के आसपास फैले हुए, अंदर त्वचा के थोड़े से अंदर फैले हुए पूरे, इसलिए हर एक चीज का अंदर का संवेदना हमें पता चलती है। हम लोग खुद का बचाव कर सकते हैं किसी भी खतरे से। इसलिए इन न्यूरॉन का जो मुखिया है, जो हाथी का मस्तिष्क बना के दिखाया हुआ है, बुद्धि हमारी, उस बुद्धि की देवता गणेश जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि जब संकट आता है तब भागने के लिए, बचाने के लिए, अपने आप का हाथ खींचने के लिए यही काम आता है। हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। हमारे पूर्वज कोई बेवकूफाना कथा बता के लोगों को उल्लू बनाने वाले नहीं थे। उल्लू बनाने वाली कथाएं कितनी साल चलती है? क्या कम्युनिस्टों ने कभी ट्राई नहीं किया अपनी कथाएं लिखने का? क्या वो कथाएं चली? क्या उन्होंने अपने बच्चों को बताई? गणेश जी किस तरह के है, उनका मस्तिष्क कैसा है, फिर उनका वाहन क्या है, उनको क्या पसंद है, इसकी कथाएं हजारों सालों से चलती आ रही है। और किसी के सर के ऊपर बंदूक नहीं रखी थी किसी ने कि तू अपने बच्चों को ये कथा बताएगा वरना तेरे को मार डालूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों ने ये कथाएं अपने बच्चों को बताई, और वो आस्था और धर्म का हिस्सा बनी।
क्योंकि वो कथा प्रोटेक्शन की है। वो कथा ये है कि आप ही के अंदर वो है चेतना, जिसका मुखिया, जिसका ईश्वर, जिसका त्राता गणेश जी है। लेकिन खुद को बचाना, खुद का प्रोटेक्शन करना और इस पूरे शरीर को, पूरे अस्तित्व को बचाना, उसका प्रोटेक्शन करना, ये जिसका गुणधर्म है वो गणेश जी आज भी है। वो हम सबकी बुद्धि के थ्रू ही काम करते हैं, बुद्धि के साथ, बुद्धि के हिसाब से ही काम करते हैं और उसी न्यूरॉन का सहारा रहते हैं। ये सारा रूपक है। इसको हम लोग बेवकूफाना समझ सकते हैं, लेकिन ये बेवकूफाना है नहीं। कुछ लोग जो होते हैं, जो जिनको बस, जिनका एजेंडा ही होता है कि भारत, एंशियंट पुराना भारत, हजारों सालों के पहले वाला भारत, कम्युनिस्ट जो होते हैं वो सबके ऊपर बहुत निंदा करते हैं, टीका करते हैं। ये उनका एजेंडा है, उनकी समझ नहीं है। वो सोच समझ के टीका नहीं कर रहे। वो जो निंदा कर रहे हैं वो सोच समझ के नहीं कर रहे, वो ऐसे ही बात कर रहे हैं। उनको सूटेबल है ये बस। लेकिन ये जो लिखा गया है और जो बताया गया है, इसके पीछे जो गहरा तत्व है, गहरा राज है, ये थोड़ा अलग है। वो निंदा करने के लिए नहीं लिखा हुआ, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा हुआ, वो अपना एजेंडा चलाने के लिए नहीं लिखा हुआ। इसे दर्शन शास्त्र कहते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बताता रहेगा कि जो मैं दिखाई दे रहा हूं वो पूरा नहीं है। लेकिन आप इसको अपूरा, अधूरा समझे तो ही आपको इसके परे जाने की प्रेरणा मिलेगी और आप शायद खोज पाओ जो असल तत्व है। लोग कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज फुल्ली, इज परफेक्टली इम्परफेक्ट। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। लेकिन यहां पे जो इम्परफेक्शंस है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो परफेक्टली आप इंटरेस्टेड रखते हैं, जिज्ञासु रखते हैं कि आप उसके पीछे के तत्व को जान पाओ। तो ये क्रिएटेड ही ऐसा है, ये क्रिएशन ही ऐसी है। और उसको बहुत गहराई तक समझकर, उसके बारे में बहुत सुंदर कथा और पूजा विधि लिखकर लोगों को इंटरेस्टेड, क्यूरियस, जिज्ञासु और श्रद्धालु रखने का बहुत बड़ा काम किया है सनातन ने, हिंदू धर्म ने, इस भारत ने। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स, प्रतिक्रियाएं लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले आपके जो मेरे वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।